की बड़ी खबर आपको बता दें कि नई रिसर्च में कोवैक्सीन की सेफ्टी पर उठे सवाल। बीएचयू के शोध में आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। कोवैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन की बीमारियां इसमें देखने को मिल रही हैं। युवाओं को सबसे ज्यादा कोवैक्सीन से खतरा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कोवैक्सीन को लेकर भी अब साइड इफेक्ट की बात सामने आ रही है। दरअसल बीएचयू के शोध में ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। और लवकेश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लवकेश, बीएचयू के शोध में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले हमने देखा था कि कोविशील्ड को लेकर साइड इफेक्ट की बात यहां पर कही गई थी। एस्ट्राजेनेका ने भी इसको कबूल किया था और अब बीएचयू के शोध में कोवैक्सीन को लेकर भी कुछ इसी तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना जैसी महामारी जब आई तो उसको लेकर के कोविड का कोवैक्सीन लोगों को लगाया गया, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी जो पार्टियां थी वो सवाल उठाते रहे। लेकिन जब इसको शोधकर्ताओं ने इस पे शोध किया तो ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट इस पे बताई गई। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का लोगों को सामना जिस तरीके से इस समय कर रहा है, उनके सांस लेने में तकलीफ, ब्लड में क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी जा रही है। तो शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स जो होता है वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा किशोरियों में और पुरुषों में ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो उसको लेकर के वाराणसी न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसकी 23 तारीख को डेट नियत की गई है। तो जिस तरीके से हमारे देश के शोधकर्ता जो कि कोविशील्ड को देखिए, कोविशील्ड को लेकर के उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकारा है, तो अब कोवैक्सीन पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो शोधकर्ता है वो सामने किस तरीके से लोग लवकेश, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बीएचयू के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओम शंकर जी, बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाली बात यहां पर निकलकर सामने आई है। इससे पहले कोविशील्ड को लेकर इस तरह की अंदेशा जताया गया था, अब कोवैक्सीन को लेकर भी इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट हैं। रिसर्च में आपकी क्या कुछ निकलकर सामने आया है? नहीं, आप ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन नहीं बल्कि कोरोना से रिलेटेड जितने भी वैक्सीन है सबके साथ ये साइड इफेक्ट है जी। ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है और कोविशील्ड में सिर्फ एक फाइल हुआ है केस, इसलिए आपको लग रहा है। ये मॉडर्ना वैक्सीन के साथ भी बहुत पहले से चल रही है, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। और अगर सही कहे तो मॉडर्ना के विरुद्ध तो सबसे पहले से ये बात शुरुआत में ही हो गई थी। देखिए, सबसे पहले जो है इस वैक्सीन के साथ क्या हुआ है ये आम जनता को समझना होगा। ताकि ये जो कोविड के बगैर कोविड के विरुद्ध जो वैक्सीन की इजाद हुई और जो लगाए गए पूरे दुनिया में और भारत के देश के लगभग सभी नागरिकों को, उसमें कहाँ खामियां थी और क्यों नहीं लगवानी चाहिए, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आम जनता को ये समझना जरूरी है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा कोविड वैक्सीन नहीं बना जो कोविड के इन्फेक्शन को रोकता हो। यानी कि पहले ही स्टेप में ये कोविड वैक्सीन जो है जितने भी बनी, जितने तरह के आप नाम ले लो, चाइना, अमेरिका, इंडिया, यूएस, यूके, जहां भी बना, कोई भी वैक्सीन कोविड इन्फेक्शन को नहीं रोक सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के दिमाग में नहीं है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। दूसरा मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई भी वैक्सीन आखिर दिया ही क्यों जाता है। जी। क्या होता है कि कोई भी कीटाणु जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारी वैसे जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि कोई भी कीटाणु से लड़ने की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता हमारे शरीर के अंदर है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो यूजुअली सोया हुआ होता है। और वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस सोए हुए इम्यून सिस्टम को जगाना। और वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, क्योर के लिए नहीं। कोविड के संदर्भ में अगर आप देखें तो पहला वेव ऑफ कोविड जब आया, अगर कोई ऐसा वैक्सीन होता उससे पहले लगा दिया गया होता तो हो सकता था कि ये ज्यादा असरदार हो सकता था मौतों को रोकने के लिए। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम पहले से ही फर्स्ट कोविड इन्फेक्शन जो पूरी दुनिया में महामारी फैली, उसके बाद आपकी सोई हुई इम्यून सिस्टम जग गई। भारत में भी लगभग सभी आदमी को हुआ, पहले वेव में भी कई लाख लोगों की मौतें हो गई। उसके बाद जो है इसको आप फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन समझ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ,
2-4-6 महीने के बाद जो है फिर से सबसे डेडलीस्ट इन्फेक्शन फिर से फैला, जिसको आप डेल्टा वायरस वेरिएंट कहते हैं। इसमें दोनों ही इसमें भी पूरे शरीर के अंदर जो आप देखते हैं आपका वायरस गया, बहुत ही क्षति पहुंचाई, लाखों करोड़ लोग की जाने गई। लेकिन इसका फायदा ये है कि जो भी व्यक्ति के अंदर गया, मतलब कोई ऐसा भारत में अछूता नहीं हुआ जिनको कि ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके शरीर के अंदर न गया हो। और हम लोगों ने उनको, यानी कि जो बचे हुए लोग हैं, ये डेल्टा वेरिएंट को भी हरा दिया। तो जो हरा दिए तो उसमें नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गया। फर्स्ट इन्फेक्शन के बाद तो आप फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन समझ सकते हैं, सेकेंड नेचुरल इन्फेक्शन को आप सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज समझ सकते हैं। अब आप समझिए, जो पहले से ही जिन पूरे भारतवासियों के जो इम्यून सिस्टम है पहले से ही जगी हुई है, तो उसको एक छोटे से कणिका वायरस का डाल के जो वैक्सीन में प्रयुक्त होती है, उससे कैसे हम जगा सकते हैं? वो तो ऑलरेडी जगा हुआ है। वैक्सीनेशन का जो बेसिक उद्देश्य होता है वो पहले ही फुलफिल हो चुका है जी। और इसीलिए कोविड वैक्सीनेशन का कोई औचित्य ही नहीं बनता। और कोई भी दवा बनाने में या वैक्सीन बनाने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगता है, इसलिए क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म सेफ्टी एफिकेसी एस्टेब्लिश होना होता है। 8-10 महीने में शॉर्ट टर्म आप उसकी एफिकेसी या साइड इफेक्ट को देख सकते हैं। तो ओम शंकर जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह से जो वैक्सीन आई थी कोविड को लेकर, क्योंकि उस वक्त में हमने देखा था कि किस तरह का माहौल था और कितना ज़्यादा लोगों में डर था, और ऐसे में तमाम कंपनीज की वैक्सीन आई थी कोविड को लेकर, तो ये किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है? नहीं, मैंने यही बताया कि वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं होता। आपने समझा नहीं मेरी बात को। मैंने पूरी कहानी कही, लेकिन वैक्सीन लगाई क्यों जाती है आपने नहीं समझी। जी। हमारा नेचुरल इन्फेक्शन वैक्सीन में एक छोटी सी कणिका यूज होती है या पार्ट ऑफ द वायरस, इस तरह से, या उसके प्रोडक्ट ऑफ वायरस को यूज किया जाता है आपकी इम्यूनिटी को जगाने के लिए। जिस भारतवर्ष के लगभग सभी भारतीयों के इम्यून सिस्टम को 2 वेव ऑफ कोविड ने पहले ही जगा दिया, यानी कि वो वैक्सीन से ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन, सबसे इफेक्टिव वैक्सीन होता है नेचुरल इन्फेक्शन जी। वो पहले ही 2 डोज लग चुका है। तो उसके एक छोटे से प्यादे लगाकर फिर से आपने साइड इफेक्ट तो इसका आपने टेस्ट नहीं किया था, लॉन्ग टर्म सेफ्टी केसी आपने नहीं देखी थी, और वैक्सीन ने फायदा तो कुछ नहीं किया लेकिन नुकसान बहुत कर गया। और डर हमने बनाया था वैज्ञानिक दिमाग से। मैं पहले दिन से वैक्सीनेशन के इसी प्रिंसिपल पर विरोध करता हूँ। मैंने कभी वैक्सीनेशन नहीं लगाए। मैंने 3 फेसबुक लाइव किए, हजारों पोस्ट लिखे कि कोविड वैक्सीनेशन का 2 नेचुरल इन्फेक्शन के बाद कोई उचित नहीं बनता, सिवाय पूंजीपतियों को पैसा कमाने के लिए रास्ता देने का। और जो भी लोग थे उसमें डराने में लगे हुए थे जी। और क्योंकि अगर कोई वैक्सीन आके इन्फेक्शन को रोक देता तो डेफिनेटली वो वैक्सीन कारगर होती, लेकिन कोई भी वैक्सीन आज तक इजाद नहीं हुई जो कोविड इन्फेक्शन को रोक पाए। तो ये सिवाय मतलब पूंजीवादी लूट के और इस पूरे वैक्सीनेशन शेड्यूल में कुछ नहीं हुआ। और एडिशनल में एक ऐसी बीमारी दे गई जिससे आज लोगों की चलते फिरते मौतें हो रही है, तो शरीर में ब्लड क्लॉट जमा हो रहा है। तब मैंने जब कहा था रिसर्च तब आए नहीं थे, बाद में हमारे इसी शब्दों को रिसर्च ने साबित किया और आज पूरी दुनिया मान रही है कि हाँ कोविड वैक्सीनेशन लगाना गलत था और ये आम जनता के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है। लोगों को डराकर, डर ही तो सबसे ऐसा धंधा है जो सबसे खतरनाक है। और ये पूरे वैक्सीनेशन की बिक्री, इसका मूल्य निर्धारण, वैक्सीनेशन जब इतने मास स्केल में प्रोडक्शन हुआ तो ये तो 50-100 रुपए में बिकनी चाहिए, ये 1500, 1200, 500, 200, 700, 800 में क्यों बिक रही है वैक्सीन? बहुत सारे इसमें पहलू है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दुनिया के हिस्ट्री का ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि बड़ा कहते हैं कि धोखाधड़ी है मानव समाज के साथ, और इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये पूंजीपतियों के घालमेल के साथ जो है ये किया गया है और इससे ज्यादा दुखद मानवीय इतिहास में कभी कोई साथी नहीं दिया। तो ऐसे में सर जो तमाम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर से किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही क्या इसे दूर भी किया जा सकता है, क्या ये संभव है? मैडम क्या है कि पहले जो आपने पूछा किस तरह ब्लड क्लॉट बनने वाली जो समस्या है ये शुरुआत से ही देखी जा रही है जी। और ये ब्लड क्लॉट कभी ब्रेन में बन जाता है, कभी हार्ट में, कभी और अन्य हिस्सों में बन रही है, कभी खून की मुख्य नलिका में, हार्ट का कमजोर होना, हार्ट की धड़कनों की में गड़बड़ी, कई सारी चीजें और कई सारे इनफर्टिलिटी के भी जो रिपोर्ट्स हैं
और इनसे बचने की बात यह है कि विज्ञान में कोई भी चीजें का जवाब ना हो, ऐसा नहीं होता। विज्ञान कभी ऐसा नहीं मानता कि किसी का भी कोई जवाब नहीं है। मैं सभी लोगों से, जो भी आपके दर्शक जन हैं, कहना चाहूंगा, आज भले हमारे पास इनकी पूर्ण नीति नहीं है, लेकिन पूरे देश और पूरी दुनिया के लोग जो है इस पर कार्य कर रहे हैं और वैज्ञानिक जल्द ही कोई न कोई ठोस निर्णय लेकर एक ठोस इसका जवाब लेकर आएंगे, जिससे मानवता बची रहेगी। बिल्कुल, लेकिन आप उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज, क्या संदेश देंगे जिन्होंने कोविशील्ड, कोवैक्सीन या इस तरह की तमाम वैक्सीन्स यहाँ पर लगवाई है? क्योंकि इससे पहले जब कोविशील्ड को लेकर ये चौंकाने वाली खबर सामने आई थी कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो लोगों में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया था और इससे पहले भी जो लोग हैं उन पे कई तरह की जो वो दिक्कतें फील कर रहे थे वैक्सीनेशन के बाद, वो इसी से जोड़ कर देख रहे थे। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो है हम किसी को भी कोई भी प्रिवेंटिव ड्रग नहीं एडवाइस कर सकते, क्योंकि 140 करोड़ आबादी को कोई भी प्रिवेंटिव ड्रग आंख मूंद कर दे देना किसी को, जिस पर कि वैज्ञानिक शोध द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ है, जिस पर हमारे सभी डॉक्टर फ्रेटर्निटी और वैज्ञानिकों को कोई आम सहमति नहीं बनी है, उसके लिए हम लोग अभी कोई भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं बता सकते। हम लोग केस टू केस बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कई केस जो है समाज में हो रहा है जिनके चलते फिरते मौतें हो रही है, तो उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार को करना कार्य और उसके लिए करना होगा शोध, और पैसे जो है दिलवाना होगा उन्हीं वैक्सीन कंपनियों से जिन कंपनियों ने समाज में वैक्सीन लगाने के नाम पर इतने सारे पैसों की उगाही की है। उनसे इनके लिए रोकथाम के लिए कि कौन से टारगेटेड ग्रुप है जिनमें ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या उसका कोई जेनेटिक लिंक है, क्या उसका कोई और लिंक आधारित मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या होगा। जितने भी मौतें हो रही है अनएक्सप्लेन्ड मौत, उन सब का पोस्टमार्टम होना चाहिए, उनके विस्टा प्रिजर्व किए जाने चाहिए, उनके विस्टा के पोस्टमार्टम के बाद उसको पैथोलॉजिकल इम्यूनोकेमिकल एग्जामिनेशन किए जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक तरीके से अप्रोच करता है। जब हमको पता चल जाएगा कि एक कॉमन वजह दिखेगी किसी में, तब हम उस टारगेट जो पीपल है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको मार्कर डेवलप करके कि किन किन ग्रुप के अंदर ये सबसे ज्यादा संभावना है जिसमें ब्लड क्लॉट होने। अगर हम उस मार्कर को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उस टारगेट ग्रुप को हम लोग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए पूरे दुनिया और भारतवर्ष में रिसर्च की सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे देश में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, खास तौर से अगर हम बच्चों की भी बात करें कि 14, 15, 17 साल के बच्चों तक में हार्ट अटैक के मामले ज़्यादातर देखने को मिले हैं, तो क्या इसे वैक्सीनेशन से जोड़कर देखना उचित होगा? क्या इसे जोड़ा जाए? ये वैक्सीनेशन से ही जोड़कर देखना होगा मैम, क्योंकि इन उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक नहीं होता है। बिल्कुल। जिस उम्र के बच्चों में, और हमने वैक्सीनेशन 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में लगवाए हैं और उससे कम उम्र के बच्चों में ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसका कोई न कोई संबंध जो है वैक्सीन से जरूर है। और यूजुअली हार्ट की बीमारियां बाहर के देशों में अगर आप देखेंगे तो 55 पुरुषों में और 65 महिलाओं में इसके बाद देखी जाती है। भारतवर्ष में ये 15 से 20 साल पहले देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ वैक्सीनेशन के अलावा जो है और भी कई सारे हमारे खान पान, रहन सहन, और जितनी ज्यादा पॉइजनस खाने हम लोग खाते हैं इतना कोई नहीं खाता। सबसे ज्यादा सरकार को जो आज मिलावटी खाना, मिलावटी फल, मिलावटी सब्जियां, मिलावटी दाल, मिलावटी चावल, प्रिजर्व फूड, इस सब के रेगुलेशन बनाने होंगे, और इसमें बहुत बड़ा जो है तालमेल चल रहा है। सभी जगह हम लोग सब कोई शुद्ध नहीं खाते हैं, और जो भी खाते हैं कीटनाशक और बहुत सारे स्प्रे और दवाओं के इस्तेमाल से कराते हैं, जो हम लोग के स्वास्थ्य पर, भारतीयों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर कर रहा है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं है। उसके बाद प्रिवेंटिव गाइडलाइंस जो होते हैं, जैसे अगर जो भी एडवांस कंट्री है वहाँ पर क्या आता है, CPR की एक ट्रेनिंग होती है। जो भी पब्लिक ऑफिस में काम करते हैं, जैसे पुलिस ऑफिशियल हो गया, जो सड़कों पे चलते हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, या टीचर्स हो गए, स्कूल में बच्चों को हो गया, इसको CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसर्च स्टेशन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि लोगों के अगर चलते फिरते कहीं बेहोशी आ रही है तो उनको तुरंत जो है सीना में दबाव, मुंह में फूलने के और फूकने के साथ साथ उसको किसी नियर बाय अस्पताल में ले जाए। इस देश में कम से कम 50 किस तरह का प्रिकॉशन यहाँ पर
प्रिकॉशन यहाँ पर लिया जा सकता है ताकि जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचा जा सके, ख़ास तौर से जो हार्ट अटैक के मामले मिल रहे हैं उसके बारे में कैसे हम पता लगा सकते हैं, आम जनता कैसे उसको लेकर जागरूक हो सकती है? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है। उसी पर शोध करने के लिए ICMR जो है बात जी। की थी, लेकिन कोई शोध इस पर सकारात्मक हुई नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम स्टडी के बगैर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और पोस्टमार्टम स्टडी और बाकी जो डिटेल एग्जामिनेशन और पूरा अगर ट्रायल पूरे देश के अंदर नहीं हो, शोध नहीं हो, तो हम लोग उस ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें प्रिवेंशन के लिए ही मैं बताया कि आप अस्पताल तक उसको, अगर कोई बेहोश होते हैं तो पहले कार्डियोपल्मोनरी यानी सीने को दबाते हुए आप अस्पताल तक पहुंचा दें, वहाँ लोग आइडेंटिफाई करके इसको बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक कोई ऐसा डिवाइस नहीं करते हैं जिसको कहते हैं डिफिब्रिलेटर। उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मतलब कोई अगर हार्ट की धड़कन गड़बड़ हो रही है तो उसको श्वास देकर उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। और उसके बाद जो है सरकार जो है इस पर पॉलिसी बनाए, रिसर्च करे और आइडेंटिफाई करे उस ग्रुप को कि किसमें हो रहा है, उस टारगेटेड ग्रुप के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मोडेलिटी डिजाइन करे और फिर वो हो पाएगा। लेकिन अभी अगर कहेंगे वर्तमान में तो कोई भी ऐसे टारगेटेड अप्रोच नहीं है। हमको वेट एंड वॉच करना होगा और इस देश और दुनिया के वैज्ञानिकों पर भरोसा करना होगा और सरकार को जगाना होगा कि इस संबंध में जल्दी से रिसर्च करे, ताकि 140 करोड़ आबादी की जो आज जिंदगी इस बीमारी की वजह से आखिर में लटकी है, उस पर कुछ न कुछ सकारात्मक कदम हो। इसके लिए सरकार को हमने जी। 2 सलाह और दिए थे कि पूरे देश में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनवाए, जिससे कम से कम जिसमें 250 बेड हो। और एक खून की थक्का जब तो भूलने वाली एक दवा होती है जो आज 40 से 50 हजार में आती है, जो ज्यादातर भारतीयों के रिस्क में नहीं है, वो एक खास कंपनी बनाती है। उस कंपनी को दबाव बनाया जाए कि क्योंकि वो पेटेंट से बाहर हो चुकी है तो उसकी कीमत घटाकर 500,000 रुपया की जाए, जो आज 40-50 हजार में मिल रहा है। जबकि ऑटोमेटिकली चूंकि ये ऑफ पेटेंटेड है, मतलब अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो सरकार चाहे तो 2 मिनट में इसके दाम घटा सकती है, जिस पर चूंकि वो कंपनी रिलायंस है, जिसकी वजह से सरकार जो है उस पर कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ बात यह है कि एक तरफ लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती है उस इंजेक्शन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पर यह है कि सरकार की तरफ से कोई कारगर कदम उठाया जा सके और इस दिशा में लगातार जो जांच है, रिसर्च है, वो भी यहाँ पर चल रही है और बस हमको इंतज़ार करना होगा कि इसको किस तरह से रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ आपने बताई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लवकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अमेठी से बड़ी खबर मिल रही है। अमेठी से कांग्रेस नेता दीपक सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बीजेपी को ये भारी पड़ गया है, जहां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मोर्चा संभाल लिया है और राजपूतों से स्मृति ईरानी को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया था बीजेपी की तरफ से। अब इसको लेकर बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जो अब इसके विरोध में आ गए हैं। तो फर्जी मुकदमा दर्ज करवाना बीजेपी को नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो महिपाल सिंह ने बीजेपी को वोट ना देने की अपील की है। तो करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महिपाल जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार बोलूंगा। महिपाल सिंह मकराना मेरा नाम है, करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और दीपक सिंह के ऊपर जो 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है और इलीगल मुकदमा है, अगर बीजेपी के खिलाफ होने पे मुकदमे दर्ज होते हैं तो मैं भी अपनी बार बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। अगर इस तरीके की दमनकारी नीति अपनाते हैं यूपी उत्तर प्रदेश में, अगर मेरठ के किसी एक नए युवा नेता के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 4 जून के बाद अगर सरकार बदली मकराना और पूरी करनी सेना यूपी की धरती पे होंगे और हम बताएंगे कि क्या होता है, हमारे व्यक्ति को नाजायज परेशान करना क्या होता है और किस तरीके से इस तरह जो ये सच्चाई लगा रखी है, हम बताते हैं क्या होता है सरकारों को। हम जहाँ जहाँ गए, करनी सेना क्या है पूरा देश को मालूम है।
तो अगला कदम आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या है? क्या आप आगे शिकायत इस मामले को हम लेकर लोग दर्ज विशाल करेंगे? प्रदर्शन की तैयारी करेंगे 1,00,000%। अभी गुजरात में हमने लाखों लोग इकट्ठा किए थे, चाहे वो गुजरात के जामनगर हो, चाहे राजकोट हो, चाहे आनंद हो, लाखों लाख लोग हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए। ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इनके वोटर जो कोर वोटर है वो राजपूत समाज है। अगर बीजेपी को राजपूत समाज के वोटरों से इतनी एलर्जी है तो एक बार बोल दे मंच पे, हमें नहीं चाहिए क्षत्रियों के वोट, क्षत्राणियों के लिए हमारे मन में कोई इज्जत नहीं है। ये महिलाओं के सम्मान में अभद्र टिप्पणियां करते हैं और इनके बड़े प्रधान को अगर माफी मांगने में दिक्कत आती है तो मैं आपको आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूँ, मोदी को मोदी जी बनाने वाले हम हैं, मोदी को लाने वाले हम हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी करने वाले हम हैं। अगर हमारी महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाएगी, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो महिपाल जी, क्या इस सिलसिले में आपकी सरकार से, प्रशासन से किसी भी तरह की बातचीत हुई है? बातें हैं, ये बोल रहे हैं हम राजपूत समाज से बात कर रहे हैं, बार बार अमित शाह बोल रहे हैं राजपूत समाज से बात हो रही है। अगर राजपूत समाज से बात हो रही है तो राजपूत समाज का झंडा तो हमारे हाथ में है। हमसे तो कोई किसी ने संपर्क नहीं किया अभी तक। कौन माइकल लाल है जो हमसे संपर्क करा? मुझे बताए उस नेता का नाम। न अमित शाह ने किया, न योगी बाबा ने किया, न राजनाथ सिंह जी ने किया, न इनकी टीम में से किसने किया। अभी तक मेरे पास किसी भी राजनेता का फोन नहीं आया। किस राजपूत समाज से बात करने का ये लोगों को बेकार है कि हम लोग बात कर रहे हैं? सब झूठी बात है। ये हर बार उल्लू बना दी। मैं तो आपके चैनल के द्वारा पूछना चाह रहा हूँ, अमित शाह जी अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, राम के नाम पे ये सालों से सरकारें बनाते आए हैं। एक एमपी के टिकट से, एक एमपी के से आज तक का जो 350 का सफर इन्होंने तय किया है राम के नाम से। तो अमित शाह के पास ऐसा कौन सा काम था उस दिन, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, जो अमित शाह नहीं पहुंचे? बिल्कुल महिपाल जी, लेकिन जिस तरह से अभी आपका आरोप है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी ने भी बातचीत के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अगर बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आता है तो आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं? अब बातचीत की सारी समय खत्म हो गया, सीमाएं खत्म हो गई। महिलाओं के सम्मान के लिए हमने पुरुषोत्तम रूपाला का एक टिकट कटवाने की मांग करी। इन लोगों ने उनको लड़वा भी दिया, तो वहां चुनाव हो भी चुके। अब तो हम देखेंगे कि ये पुरुषोत्तम रूपाला के कारण से राजपूत समाज कहां इनकी सीटें कम कर सकता है, कहां इनको हराएगा। और अभी आपकी 34 लोकसभा की सीटों का चुनाव यूपी में बाकी है। मैं आज मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की धरती पर हूँ। यहाँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी बंबई में। वापस शाम को मैं आ रहा हूँ लखनऊ से 34 की 34 लोकसभा सीटों पे हम लोग जाएंगे और इनको हराने का और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो महिपाल जी, मतलब देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी आप लोगों की तरफ से की जा रही है? पूरे देश में चल रहा है मैडम। गुजरात से चली हुई चीज मैं बताऊं आपको, गुजरात में लाखों लाख क्षत्रिय महिलाएं सड़कों पे थे, महिलाओं के बाल खींचे गए, उनको गिरफ्तार किया गया। जय भवानी का नारा जैसे बंगाल में ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से डरती है, उस तरीके से जय भवानी के नारे से गुजरात पुलिस ने हमको ऐसे पकड़ा जैसे कोई हम पाकिस्तान में लगा रहे हैं। इससे ज्यादा घृणित काम हमारे साथ क्या हो सकता है? कौन सा हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? हमारी इष्ट देवी है भगवती भवानी, और राजपूत को अगर जय भवानी बोलने से कोई रोकेगा तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है। मैं योगी जी को बोलना चाह रहा हूँ, आप किस राम राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ जय भवानी का नारा नहीं लगा सकते? आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ पूरे देश के हर एक क्षत्रिय को, आप खड़े हो जाइए, इनको बाकायदा आईना दिखाइए। ये किस तरीके के दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं? और हम लोग गुजरात से चालू होकर राजस्थान, हरियाणा, एमपी, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हर जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव कईयों के बाकी, हरियाणा के बाकी है, दिल्ली के बाकी है, पंजाब के बाकी है, आपकी यूपी की 34 सीटें बाकी है। तो हम लोग दिखाएंगे हमारा पावर क्या है, राजपूत पावर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोलता है तो वो करता है कि नहीं, अधिक रहता है, हम बताएंगे इनको क्या होता है। चलिए महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया TNP न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और अपनी बातें यहाँ पर रखने